ये ईगल्स नेस्ट है। ऊपर से देखने पर ये एक साधारण सिंकहोल लगता है जो धुंधले हरे पानी से भरा है और पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। असल में इसके नीचे 300 फुट गहरी विशाल भूल भुलैया है जिसमें पानी के नीचे गुफाएं और सुरंगें घने जंगल के नीचे तक फैली हैं। इसे न केवल फ्लोरिडा की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है, बल्कि इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में भी गिना जाता है। इस वीडियो में हम यहां हुई कुछ सबसे डरावनी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। दर्शकों से सावधानी बरतने का अनुरोध है। तो कहानी यह है कि ईगल्स नेस्ट हजारों साल अनदेखा रहा, क्योंकि मूल अमेरिकी जनजातियां इस डरावने सिंकहोल से दूर रहती थीं। फ्लोरिडा के इस इलाके में ब्यूफोर्ड स्प्रिंग्स और वीकी वाची जैसे कई खूबसूरत साफ झरने हैं। ईगल्स नेस्ट का पानी इसके विपरीत है, गंदला है और लगता है जैसे इसमें मगरमच्छ हैं। यहाँ मच्छर और किलनियां बहुत हैं और कहीं से नहीं लगता कि सतह के नीचे कोई अद्भुत प्राकृतिक अजूबा छिपा है। 1960 के दशक तक ऐसा नहीं हुआ था, जब साहसी गुफा गोताखोर अन्वेषक डॉन लेडबेटर ने इस छेद को खोजा और बहादुरी से अनजाने गंदले गहराइयों में उतर गए। हमेशा की तरह कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाते और नीचे देख ही लेते हैं। बाद में जब तकनीक और उपकरणों में उन्नति हुई, तो खोजबीन मेन बॉलरूम नामक पहला बड़ा खुला कक्ष से आगे बढ़ गई। यही वो समय था जब मौतें शुरू हुईं। गुफा को 310 फीट गहराई तक मापा गया है। कभी-कभी पानी गहरा होता है, जो प्राकृतिक जैविक रंग, जिसे टेनिन्स कहते हैं, से रंगा होता है। अन्य समयों में जब परिस्थितियां सही होती हैं, पानी एकदम साफ होता है, पूरी तरह से अदृश्य। ये जादुई है, जैसे किसी और दुनिया में होना। ये आकर्षक, रोमांचक और खतरनाक है। गोताखोर एक नलीनुमा चिमनी से नीचे उतरते हैं, लगभग 40 फीट नीचे उतरते हैं, इससे पहले कि वे पहले बड़े कक्ष तक पहुंचें, जिसे बॉलरूम कहा जाता है। बॉलरूम एक बड़ा गुफानुमा खुला स्थान है, जिसकी चौड़ाई करीब 100 फीट है। इस प्रवेश कक्ष से धारा के विपरीत और धारा की दिशा में सुरंगें निकलती हैं। धारा की दिशा में बढ़ने पर गोताखोरों को एक सुरंग से 200 फीट गहराई तक ले जाया जाता है, जो आगे 290 फीट गहरी खड़ी खाई में खुलती है। 290 फीट गहराई पर गोताखोरों के लिए विशाल कमरे और रास्तों वाली एक और श्रृंखला है। एक क्षेत्र को जॉन्स पॉकेट के नाम से जाना जाता है, जो एक अत्यंत संकीर्ण और तंग सुरंग का हिस्सा है, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया, संकीर्ण जगह का डर पैदा कर सकता है। एक और क्षेत्र, स्केलेटन रूम, ज्यादातर मानचित्रित नहीं है और ढीली गाद व नुकीले पत्थरों के कारण बहुत खतरनाक है। 300 फुट की गहराई और अनिश्चित सुरंगें मैपिंग व दिशा निर्धारण को मुश्किल बनाती हैं। जैसे जैसे गोताखोर ईगल्स नेस्ट गुफा में गहराई तक जाते हैं, हालांकि इसकी दमघोंटू सुरंगों की भूल भुलैया अभी तक पूरी तरह मानचित्रित नहीं हुई है, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर के जहाजों के कब्रिस्तान और शार्क से भरी गुफाओं जैसी है। जो लोग नियमित रूप से सिंकहोल में डाइविंग करते हैं, वे इसे एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण अनुभव मानते हैं, जो सिल्ट, अंधेरा और अत्यधिक गहराई जैसे कारणों से सबसे अनुभवी गोताखोरों के लिए भी चिंता और गंभीर तनाव पैदा कर सकता है। ईगल्स नेस्ट ने फ्लोरिडा ही नहीं, दुनिया भर में सबसे खतरनाक डाइव साइट्स में जगह बना ली है। 1981 में एक रात की डाइव के दौरान पहली दर्ज की गई त्रासदी घटी। लैरी कॉलिंस और उनकी 29 वर्षीय पत्नी टेरी ने रात 11:05 बजे डाइव शुरू की। शनिवार की रात को वे पानी के नीचे डूबे हुए एक सुरंग से गुजर रहे थे, जब टेरी अचानक बीमार पड़ गईं। कॉलिंस के मुताबिक करीब 250 फीट गहराई पर सुरंग में उनकी पत्नी उनका पैर पकड़कर चल रही थीं, ताकि अंधेरे में बिछड़ न जाएं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा, तो उन्होंने अपने अंगूठे और उंगली से ओके का इशारा किया और उनकी पत्नी ने उनके पैर को खींचकर यह जताया कि वह ठीक हैं। लेकिन किसी कारणवश थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपनी पकड़ छोड़ दी। कॉलिंस को तब कुछ गड़बड़ महसूस हुई जब उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। अपनी बात में उन्होंने बताया कि उन्होंने इधर-उधर देखा और नोटिस किया कि उनकी पत्नी के मुंह में अब एयर रेगुलेटर नहीं था। उन्होंने रेगुलेटर फिर से पत्नी के मुंह में डालकर ऑक्सीजन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पहले ही बेहोश हो चुकी थीं, जिससे ये संभव नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अनजाने में उन्हें छोड़ दिया और उनका पता नहीं चला। कॉलिंस ऊपर की ओर मुड़े और सतह से 70 फीट नीचे साथी गोताखोर जिम बेंट से मिले, जो तस्वीरें ले रहे थे।
कॉलिंस ने इशारों में बेंट्स को बताया कि उनकी पत्नी को मदद चाहिए और वे सतह की ओर बढ़ते रहे। इसी दौरान बेंट्स ने कॉलिंस की पत्नी को बचाने के लिए और गहराई में जाने का फैसला किया। जिम बेंट्स, क्रिस्टल रिवर की एक स्थानीय डाइविंग दुकान के प्रबंधक, गुफा डाइविंग छोड़ना चाहते थे और शुरू से ही इस यात्रा को लेकर हिचकिचा रहे थे। आखिर बेंट्स ने तय किया कि ये उनकी आखिरी पानी के नीचे की खोजी यात्रा होगी। उनकी योजना गहराई में ज्यादा नीचे जाने की नहीं थी। वह पानी में सिर्फ एक टैंक ले गए और 2 टैंक सतह पर छोड़ दिए। बेंट्स ऐसे इंसान थे जो मदद के लिए कुछ भी कर सकते थे, चाहे उनके पास सही साधन न हो। जिम बेंट्स टेरी कॉलिंस को बचाने के मिशन से कभी लौटे नहीं। सोमवार तक, यानी उनकी घातक डाइव के 2 दिन बाद, खोजकर्ताओं को जिम के अवशेष मिले। गोताखोरों ने गुफा प्रणाली में 250 फीट गहराई पर उसे ढूंढ निकाला, जबकि टेरी कॉलिंस का शव सिंक होल में 5 फीट और गहराई में मिला। टेरी को बचाकर उसे सतह पर वापस लाने की कोशिश में जिम के एकमात्र टैंक की ऑक्सीजन खत्म हो गई और वे दुखद रूप से डूब गए। टेरी कॉलिंस के साथ क्या हुआ ये साफ नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि वो नाइट्रोजन नार्कोसिस, जिसे रैप्चर ऑफ द डीप कहते हैं, के कारण डूबीं। यह स्थिति आमतौर पर उन गोताखोरों को प्रभावित करती है जो गहरे पानी में गोता लगाते समय विशेष गैस के मिश्रण की बजाय सामान्य हवा का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस तब होती है जब रक्त में नाइट्रोजन अधिक हो जाता है। यह स्थिति भ्रम और तर्कहीनता पैदा करती है, जैसे फेस मास्क या एयर रेगुलेटर हटाना, जैसा टेरी ने किया। अन्य गोताखोरों के अनुसार मिसेस कॉलिंस ने डाइविंग के दौरान बिना संपीड़ित हवा का उपयोग किया। दुर्भाग्यवश ईगल्स नेस्ट में ये मौतों की शुरुआत भर थी। 29 वर्षीय ब्रेंट पॉट्स टल्हासी निवासी और प्रमाणित डाइव प्रशिक्षक थे, जिन्होंने केव डाइविंग का परिचयात्मक कोर्स किया था। अगस्त 1990 में बचाव गोताखोरों ने उनका शव 195 फीट गहराई में पाया। उन्हें साल भर में कई बार बेहोशी के दौरे पड़े थे, लेकिन उन्होंने ये बात अपने डाइविंग साथियों से छुपा कर रखी थी। दोस्तों ने कहा कि डाइव के दौरान वे बेहोश होकर दुखद रूप से मर गए। ईगल्स नेस्ट की डरावनी प्रकृति और लगातार मौतों के चलते स्थानीय अधिकारियों ने 1999 से 2003 तक इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि वहां कई घातक घटनाएं हुई थीं। ईगल्स नेस्ट के प्रवेश द्वार के बाहर एक भयानक संकेत लगा है, जिस पर मृत्यु के देवता की तस्वीर उकेरी गई है, जो अपनी दरांती के साथ और आत्माएं लेने के लिए तैयार खड़ा है। उस संकेत पर लिखा है कि इस गुफा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए जान दी जाए। फ्लोरिडा के डाइविंग समुदाय में इस गुफा प्रणाली को लेकर दबे और लगभग भयभीत स्वर में चर्चा होती है। विशेषज्ञ गोताखोर बिल ऑस्ट्राइक इसकी प्रसिद्धि की तुलना पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट के घातक आकर्षण से करते हैं। अकल्पनीय रूप से सुंदर, पर सबसे बड़े जोखिम के साथ। ऑस्ट्राइक ने कहा, लोग मानते हैं नेस्ट में डाइव करना पागलपन है। नीचे इतने कंकाल हैं जितने लोग सोच भी नहीं सकते। ईगल्स नेस्ट की तमाम त्रासदियों में करीबी दोस्तों जॉन रॉबिन्सन और क्रेग साइमन की व्यथित कर देने वाली कहानी की बराबरी बहुत कम कर पाई। दोनों अनुभवी गोताखोर थे, जिन्हें पानी के नीचे खोजबीन का जुनून एक साथ लाया। अब उनके नाम नेस्ट की निर्दयी प्रतिष्ठा से हमेशा जुड़ गए हैं। जॉन रॉबिन्सन ने बचपन केव कंट्री में बिताया और फ्लोरिडा में पढ़ाई के दौरान अपनी शुरुआती डाइविंग कौशल को निखारा। उपकरण और तकनीक में महारत हासिल करने के जुनून के कारण उनके बारीकी पर ध्यान देने वाले स्वभाव के लिए साथी गोताखोरों ने उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में चढ़ाया। पानी के नीचे सैकड़ों घंटे बिताकर रॉबिन्सन ने क्लॉस्ट्रोफोबिया और सिल्ट से होने वाली अंधता पर काबू पाया, जो नेस्ट में जीवित रहने के लिए जरूरी था। इसी दौरान न्यूयॉर्कर क्रेग साइमन स्कूबा डाइविंग के सपने लेकर फ्लोरिडा पहुंचे। स्वाभाविक रूप से साहसी और करिश्माई, साइमन ने पॉल हाइनर्थ जैसे अग्रणी तकनीकी डाइवर्स के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया। साइमन इतनी कुशल हो गए थे कि रॉबिन्सन ने उन्हें घोंसले में गहराई तक जाने के लिए भरोसेमंद साथी चुना। 2004 में जब ईगल्स नेस्ट को फिर से डाइविंग के लिए जनता के लिए खोला गया था, उसके सिर्फ 1 साल बाद ही एक बड़ी त्रासदी होते होते बची। रॉबिन्सन नेस्ट में अपनी डाइव के बीच में अचानक घबराहट से लकवाग्रस्त हो गए। कुछ जगहों पर ईगल्स नेस्ट की गुफाएं बहुत संकरी हैं। ये इतनी संकरी है कि गोताखोरों को तंग रास्तों से गुजरना पड़ता है। कभी-कभी उपकरणों के साथ निकलना मुश्किल होता है। इन सुरंगों की सबसे खतरनाक बात है इनकी भटकाने वाली प्रकृति, जो फ्लोरिडा के जंगलों के नीचे जाती है। ईगल्स नेस्ट एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और रास्ते एक जैसे दिखते हैं,
जिससे गोताखोर बिना किसी स्थिति की जानकारी के फंस सकते हैं। गोताखोर लैरी ग्रीन के अनुसार अंधेरे में गाद उठती है, ऊपर या नीचे का रास्ता समझ नहीं आता और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इंद्रियों की कमी को और बढ़ा देता है। ईगल्स नेस्ट की अनिश्चित दृश्यता, जो कभी चौंका देने वाली साफ होती है तो कभी पूरी तरह शून्य। यहां तक कि विशेषज्ञ भी अचानक खुद को अंधेरे में पा सकते हैं, जहां कोई निशान नहीं रहता। दीवार को छूने से पानी में धूल मिल जाती है और पानी गंदा व धुंधला हो जाता है। उन दिल दहला देने वाले पलों में गोताखोरों को धुंधलापन और घुटन दोनों घेर लेते हैं। ईगल्स नेस्ट में घुसने वालों पर इसका गहरा मानसिक असर पड़ता है। ऐसे खतरनाक माहौल में गलती न करने और घबराहट से बचने का दबाव मानसिक रूप से तोड़ देता है। यही बात अनुभवी गोताखोरों को भी तोड़ सकती है और जरूरी वक्त पर उनके फैसले को प्रभावित कर सकती है। यहां रास्ता भटकना आसान है और सुरक्षित जगह नहीं जहां आप स्थिति समझ सकें। इस खतरनाक पानी के नीचे खाई में क्रेग साइमन शांत रहे, जबकि जॉन रॉबिन्सन घबरा गए और सांस के लिए जूझने लगे। क्रेग ने अपने साथी को धीरे धीरे सुरक्षित जगह पहुंचाया, जहां मौत हर जगह थी। डूबने की घटना के बाद दोनों इतने हिल गए कि सोचने लगे, क्या हमेशा के लिए गुफा डाइविंग छोड़ दें। सदमे के बाद उन्होंने कुछ महीनों का ब्रेक लिया। पूरी तरह ठीक होने पर जॉन ने क्रेग को फिर डाइव का प्रस्ताव दिया। क्रेग अपने अच्छे दोस्त के साथ फिर से डाइव करने को लेकर हिचकिचा रहा था और उसकी पत्नी ने उससे मना करने की गुहार लगाई, क्योंकि वो इस बात से डरी हुई थी कि उसका पति पहले ही वहां मौत के कितने करीब पहुंच चुका था। वफादारी के कारण उलझे क्रेग ने जॉन से किए वादे को निभाने और डर का सामना करने का फैसला किया। गर्मियों की शांत सुबह में क्रेग साइमन और जॉन रॉबिन्सन कुख्यात ईगल्स नेस्ट गुफा प्रणाली में गोता लगाने की तैयारी कर रहे थे। उस निर्णायक जून के दिन 2004 में लंबे समय से दोस्त रहे क्रेग और जॉन को यह अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी डाइव साथ में होगी। क्रेग और जॉन जितने चालाक और अनुभवी थे, बस एक छोटी सी गलती, एक फैसले में चूक तबाही ला सकती है। डाइव शुरू करते ही सख्त प्रक्रियाओं का पालन हुआ। मार्गदर्शक रस्सी बांधी गई, अतिरिक्त ऑक्सीजन रखी गई, डाइव का समय भी सटीक था। जैसे ही वे ऊंची छतों वाली सकरी सुरंगों की ओर तैरे। ईगल्स नेस्ट की 300 फुट गहराई में गलती की कोई जगह नहीं है। सामान्य दबाव से 10 गुना अधिक दबाव पर हवा की खपत तेजी से बढ़ती है। दिशा भ्रम और खराब दृश्यता के कारण गोताखोर अपनी कीमती गैस जल्दी खत्म कर देते हैं। जब तक परेशानी महसूस होती है, उनके टैंक लगभग खाली हो सकते हैं। जॉन और क्रेग की योजना में कुल 40 मिनट की डाइविंग और डीकम्प्रेशन शामिल था, जिसमें वे गुफा के अंदर 1800 फीट तक 300 फीट गहराई तक जाना चाहते थे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके पास अनुमानित समय के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति थी और तेजी से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले डाइव स्कूटर का इस्तेमाल किया। एक अंडर वाटर स्कूटर, जिसे डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल, अंडर वाटर प्रोपल्शन व्हीकल, सी स्कूटर या स्विमर डिलीवरी व्हीकल भी कहा जाता है, एक यांत्रिक रूप से चलने वाला वाहन है जो लोगों को पानी के नीचे खींचता है ताकि तैरने में लगने वाली मेहनत कम हो सके। अंडर वाटर स्कूटर से स्कूबा डाइवर्स, स्नॉर्कलर्स और फ्री डाइवर्स पानी में कम ऊर्जा और ऑक्सीजन खर्च कर आगे बढ़ सकते हैं। जॉन और क्रेग के पास डीकम्प्रेशन के लिए स्टेज्ड टैंक और कलाई पर जरूरी जानकारी के लिए डाइव कंप्यूटर थे। सुबह भर की तैयारी के बाद उन्होंने दोपहर 1 बजे डाइव शुरू की। गुफा के रास्ते नीचे उतरते और डीकम्प्रेशन टैंक तय जगहों पर रखते हुए वे संकरी चिमनी से प्रवेश कक्ष पहुंचे, जो बड़ा था और धारा की दिशा वाले और उसके विपरीत दिशा वाले हिस्सों की ओर जाता था। उन्होंने धारा की दिशा वाली सुरंग में जाने का फैसला किया, 200 फीट नीचे गए और फिर गड्ढेनुमा शाफ्ट से नीचे उतरकर 290 फीट तक पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि वे कमरों का अन्वेषण कर समय बिताएंगे, फिर डीकम्प्रेशन स्टॉप्स के लिए लौटेंगे। शुरुआती उतरना बिल्कुल सही और बेदाग रहा, जैसा उन्होंने पहले किया था। अपने हेडलैम्प्स की रोशनी में क्रेग और जॉन ने संकरे प्राकृतिक चिमनी जैसे प्रवेश द्वार से होते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर रास्ता बनाते हुए भव्य बॉलरूम कक्ष में प्रवेश किया। वे पूरी तरह से तालमेल में थे, अच्छी तरह से अभ्यास की गई हरकतों को आसानी से कर रहे थे। उनके डाइव कंप्यूटर पर सभी रीडिंग्स सामान्य थीं। अब तक सब कुछ ठीक था। जैसे जैसे ऊपर की रोशनी कम होती गई,
दोनों ईगल्स नेस्ट की अंधेरी सुरंगों में आगे बढ़ते गए। 40 साल से पानी के नीचे की भूल भुलैया में गोता लगाने के कारण जॉन को हर मोड़ याद था और क्रेग उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। दोनों अंदर बढ़ते गए। कमरे और रास्ते धुंधले होते गए जब तक वे मंजिल पर नहीं पहुंचे। एक बंद कोना, जिसे ठीक ही जॉन्स पॉकेट कहा जाता था। संकीर्ण घेरा अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा, इतना चौड़ा कि 2 गोताखोर ही उसमें समा सकें। इसकी तंग सीमाएं उनके टैंकों को दबा रही थीं। गुफा का ये सबसे तंग और दुर्गम हिस्सा पहले भी क्रेग के लिए परेशानी बना था। अचानक जॉन ने देखा कि उनका साथी मार्गदर्शक लाइन से हटकर अनजानी दरार में चला गया। शायद उत्साह में क्रेग ने और अच्छी तरह खोजबीन करने के लिए मार्गदर्शक लाइन छोड़ दी थी। उसने रास्ता ढूंढने के लिए रोशनी घुमाई, लेकिन फिन से सिल्ट उठ गया और टॉर्च की रोशनी धुंधली हो गई। पाउडर जैसा तलछट फैल गया, जिससे वो कुछ नहीं देख सका। क्रेग ने अपने हाथ हिलाए, बेतहाशा कोशिश की कि वो लाइन को ढूंढकर वापस जा सके, लेकिन पकड़ने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। रास्ता नहीं था, चारों ओर घना अंधेरा था। क्रेग कुछ नहीं देख पा रहा था। क्रेग का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वो फंसा हुआ था। जीवन की ओर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, न आगे जाने का कोई तरीका था और न ही पीछे लौटने का। एक वैकल्पिक निकास मार्ग खोजने की उम्मीद में जॉन धैर्यपूर्वक क्रेग की वापसी का इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा और करता रहा, जब तक कि उसे यह भयानक एहसास नहीं हुआ कि उसे बिना रोशनी की भूल भुलैया में अकेला छोड़ दिया गया है। चिंता तब बढ़ी जब जॉन और क्रेग समय पर नहीं लौटे। किसी ने देखा कि उन्होंने अपनी स्टेज बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे चिंता और बढ़ गई। राहत टीमों द्वारा खोज शुरू की गई और लगभग 40 गोताखोरों को मदद के लिए बुलाया गया। क्रेग के पुराने दोस्त, मार्गदर्शक और अनुभवी गुफा गोताखोर पॉल हाइनर्ट ने क्रेग के परिवार को आश्वस्त किया कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे, और क्रेग व जॉन की तलाश में गुफा में गए। ईगल्स नेस्ट में मिशन शुरू करते समय पॉल को नहीं पता था कि क्या मिलेगा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, वह जॉन या क्रेग नहीं मिले। वो 200 फीट से भी गहराई तक चला गया। जॉन्स पॉकेट में पॉल की रोशनी को जॉन का डाइविंग स्कूटर दिखा, जो गाद भरी तलहटी में आंशिक रूप से दबा हुआ था। जॉन का शरीर उसके पास पड़ा था, गियर चल रहा था, लेकिन एयर टैंकें पूरी खाली थीं। विशेषज्ञों ने जॉन के डाइव कंप्यूटर की जांच कर निष्कर्ष निकाला कि सिल्ट के कारण वो भ्रमित हुआ और बाहर नहीं निकल सका। आखिरकार वह उस कमरे में फंस गया। बाहर निकलने की कोशिश के बावजूद जॉन ऐसा नहीं कर सका और उसे ऐसी स्थिति में पाया गया जिससे पता चलता है कि वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। राहत गोताखोरों ने खोज की, पर क्रेग का कोई सुराग नहीं मिला। दोनों दोस्तों का साथ न होना अजीब था। राहत गोताखोरों को क्रेग नहीं मिला। खराब मौसम से तलाश रोक दी गई। समय के साथ बरामदगी का अभियान और भी जोखिम भरा व खतरनाक होता गया। एक राहत गोताखोर को 300 फीट तक कई बार गोता लगाने के बाद डीकम्प्रेशन बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और सभी को उसी भ्रमित प्रभाव का खतरा था जिसने पहली ईगल्स नेस्ट त्रासदी में टेरी कॉलिंस की जान ली थी। इन चुनौतियों के बावजूद पॉल हाइनर्ट ने क्रेग की तलाश नहीं छोड़ी। जॉन्स पॉकेट तक पहुंचकर उसने दूसरा रास्ता लिया और आखिरकार पानी में लटके लाइन में उलझे क्रेग के शरीर को देखा, जो मलबे में आंशिक रूप से दबा था। पॉल को क्रेग का स्कूटर मिलने पर गाइडलाइन नहीं दिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां गाइडलाइन थी ही नहीं। पॉल ने बताया कि स्कूटर होने से बिना लाइन डाले किसी चीज को जल्दी से देखने का मन करता है, हालांकि इससे सिल्ट उड़ने और हालात जल्दी बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जब क्रेग ने अपने स्कूटर के साथ बगल की एक दरार को थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोर करने के लिए गाइडलाइन छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने अनजाने में अपनी किस्मत पर मुहर लगा दी। ईगल्स नेस्ट ने 1981 से अब तक 10 से अधिक जानें ली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर पीड़ित अनुभवी और प्रशिक्षित गोताखोर थे। 15 अक्टूबर 2016 को 53 वर्षीय पैट्रिक पीकॉक और 38 वर्षीय क्रिस रिटनमेयर ने नेस्ट में डाइव के लिए तैयारी की। पुराने दोस्त और डाइविंग पार्टनर पानी में उतरे। उनके पास क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदर, स्टेज टैंक व स्कूटर थे। एक तीसरा गोताखोर सतह पर सहायता के लिए था। पीकॉक और रिटनमेयर बहुत अनुभवी तकनीकी गोताखोर थे, जो केव, ट्रिमिक्स और रीब्रीदर डाइविंग में प्रमाणित थे। उन्होंने एक दिन पहले ही
ईगल्स नेस्ट में सुरक्षित गोता लगाया था। क्लोज सर्किट रीब्रीदर, स्टेज टैंक और बैकअप गियर के साथ दोनों ने दोपहर 2 बजे पानी में उतरना शुरू किया। एक तीसरा गोताखोर समर्थन के लिए ऊपर ही था। डाइव का शुरुआती हिस्सा बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ। 43 मिनट में रिटनमेयर और पीकॉक अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए, जो एक संकीर्ण सुरंग थी जिसे रिवेलेशन स्पेस कहा जाता है। पहले मानचित्रकारों ने इस बंद सुरंग का पूरा अन्वेषण नहीं किया था। खोज के रोमांच में डूबी टीम संकीर्ण दरार में आगे बढ़ी। तभी अचानक आपदा आ गई। गाद भरी सुरंग में फंसे गोताखोरों ने अंधेरे में दृश्यता खो दी। घबराकर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन गुफा की रस्सियों में और उलझ गए। 61 मिनट तक रिटनमेयर और पीकॉक को एहसास हो गया कि बच निकलना असंभव है। उन्होंने काम करता रिब्रीदर छोड़ दिया, जिससे उपकरण में संकट का संकेत मिला। आखिरकार गोताखोर अंधेरे में एक साथ ही रहे, बजाय इसके कि वे अकेले बाहर निकलने की कोशिश करते। दोनों समय पर सतह पर नहीं आए तो सपोर्ट डाइवर ने शाम 6 बजे केव कंट्री डाइव शॉप के मैनेजर जॉन बर्नाउ से संपर्क किया। बर्नाउ ने फ्लोरिडा अंडरवाटर केव रेस्क्यू और रिकवरी यूनिट को सक्रिय कर आपातकालीन खोज दल जुटाया। पहली रिकवरी टीम रात 11 बजे ईगल्स नेस्ट में दाखिल हुई। इसके बाद दूसरी टीम सुबह 3:45 पर आई, जब प्रारंभिक खोज असफल रही। दुर्भाग्यवश बचाव गोताखोरों ने दोनों शवों को गुफा प्रणाली के भीतर रिवेलेशन स्पेस नामक संकरे गड्ढे के दूसरी ओर पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक गोताखोर फंस गया था और सबसे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे गोताखोर ने अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करते हुए डूबकर जान गंवा दी, बजाय इसके कि वह अकेले बाहर निकल जाता। उनके डाइव कंप्यूटरों ने समय सीमा से ज्यादा समय दर्ज किया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने लंबे समय तक एक दुखद संघर्ष झेला। अगले कुछ दिनों में गोताखोरों ने गुफा से सभी बचा हुआ सामान व्यवस्थित रूप से बरामद किया, ताकि उसे सबूत के तौर पर रखा जा सके। विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश उपकरण सही सलामत और काम करने की स्थिति में थे, सिवाय एक रीब्रीदर के, जिसके डाइल्यूएंट टैंक खाली थे। राहत दल सतह पर आया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, और वे रिटनमेयर व पीकॉक के परिवारों को सांत्वना भी नहीं दे सके। उनके शव मास्क पहने हुए और टैंक उनके पास ही पाए गए, ठीक सुरक्षा लाइन के पास। आज तक कोई नहीं जानता उनके आखिरी पलों में क्या हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।